बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा वीडियो जारी कर दी है खार्क के जजीरे के ऊपर जो अटैक किया अमेरिका ने, और वीडियो के ऊपर लिखा है अनक्लासिफाइड। देखिए, ये ईरान पे दबाव डालने की एक कोशिश है। जो इन्फॉर्मेशन आई उसके मुताबिक 90 के करीब बम मारे हैं उस जजीरे पे। और जजीरा आपको पता है, मैंने पहले बताया था कि ये 20 मुरबा किलोमीटर का एक छोटा सा जजीरा है, बहुत बड़ा तो है नहीं। तो यहाँ पे अमेरिकन एयरफोर्स ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके 20 के करीब बम मारे हैं। अब याद रखिएगा कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई एटमी असासे है या कोई मिसाइलों की साइट्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ तेल की तनसीबात है, और उन तनसीबात को चलाने के लिए एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, या कोई थोड़ा बहुत यहाँ पे मिलिट्री की मौजूदगी हो सकती है दिफाई नुक्ता नज़र से। अब अमेरिका ने दावा किया है उन्होंने सिर्फ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है जो दिफा के साथ मुंसलिक है। इसको एक वार्निंग के तौर पे लिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने ईरान को धमकाने की कोशिश की है कि हम बड़े पैमाने पर जजीरे को तबाह कर देंगे, और 90% ईरान की जो सलाहियत है जिसके ज़रिए से वो एक्सपोर्ट करता है ऑयल को, वो उसको डैमेज करेंगे। फिर ईरान को दोबारा से काम करना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने पहले ये कहा था कि अगर ऐसा कुछ किया गया, हमारे तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, तो हम पूरे खित्ते में यही करेंगे। हमारा तेल नहीं बिकेगा, हमारी बिजली नहीं चलेगी, तो फिर किसी का भी तेल नहीं बिकेगा, किसी की भी बिजली नहीं चलेगी, और अमेरिका के मफादात खित्ते में डैमेज कर दिए जाएंगे। अब देखते हैं ईरान इसका रद्द-ए-अमल क्या देता है, क्योंकि ये एक आग है जिससे अमेरिका ने खेलना शुरू किया है। यहाँ पे तेल की बहुत बड़ी-बड़ी और भी तनसीबात है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह की ये धमकी है, जिस तरह वो वीडियो जारी की, वो वीडियो जारी करने का मकसद भी यही है, अनक्लासिफाइड उसके ऊपर लिखा हुआ है, ताकि ईरान देख ले और उसको पता चले कि जनाब हम ये कर सकते हैं, और इतना करीब अगर हम आ गए हैं तो हमें आइडिया है कि हम ये तनसीबात तबाह कर सकते हैं। अब उसके रद्द-ए-अमल में यूएई ने कुछ चीज़ें की हैं, और कुछ चीज़ें यूएई कर सकता है। नंबर एक तो ईरान ने खार्क और अबू मूसा जैसे जजीरों पर हमलों के बाद यूएई की आवाम के लिए और आबादियों के लिए एक अपील जारी की है फौरी तौर पे। जो दुबई की आबादी है यूएई की, उन्हें और वहाँ के जो अवाम है उन्हें एक अपील की है ईरान ने, ये 2 जजीरों पे हमले के बाद। और उन्होंने कहा जी, अपने नुकसान से बचने के लिए जितने भी शहरी हैं वो अपने शहरों में मौजूद बंदरगाहों से, या जिन टर्मिनल्स के ऊपर जहाज़ आकर लंगर अंदाज होते हैं, बहरी जहाज़, उन टर्मिनल से, और जो अमरीकी ठिकाने हैं जहाँ जहाँ पे, या जहाँ पे अमेरिकन ठहरे हुए हैं, इन जगहों से अपने आप को दूर रखें। और साथ ईरान ने यह कहा कि वो अमरीकी मफादात वाले तवानाई से मुताल्लिक तनसीबात को निशाना बनाएंगे, तो फ्यूचर में लोग अपने आप को दूर रखें। फिर एक अटैक किया है यूएई ने एक ऐसी जगह पे जिससे एक नई किस्म की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। देखिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा पंगा है कि कुछ ना कुछ करके आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाना है, क्योंकि उसको खुलवाने में अमेरिका अभी तक मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। अमेरिका को आइडिया नहीं था कि ईरान इतनी ताकत के साथ इसको बंद कर लेगा। हालांकि ये एक रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि बाकायदा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट शाया कर दी है, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये जंग शुरू होने से पहले एक मरतबा नहीं, कई मरतबा अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया और उनकी इंतजामिया को बताया कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर सकता है और एक बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। लेकिन वो सब यही समझते रहे कि ये सारा कुछ करने से पहले ईरान हथियार डाल देगा, यानी इसराइल और अमेरिका इतना बड़ा हमला करेंगे ईरान के ऊपर कि ईरान हथियार डाल देगा और आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का ख्याल उसके ज़हन में नहीं आएगा। लेकिन ये हुआ, उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी, और अब सूरत हाल आपके सामने है, वो खुलवा ही नहीं पा रहे। तो एक अटैक किया ईरान ने यूएई में, और ये फजीरा की बंदरगाह पे हुआ है। फजीरा की बंदरगाह पे एक बहुत बड़ा ऑयल का डिपो है, यानी इस रीजन में जो ऑयल के डिपोज हैं उनमें जो सबसे बड़ा उनमें से एक है, और ये यूएई के अंदर तेल जखीरा करने का डिपो है। इसके ऊपर अटैक किया, वहां पे ड्रोन हमला हुआ और आग लगी हुई है बड़ी शदीद। अच्छा, आग लगने के बाद अब इस डिपो को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहरी जहाज वहां पे अब नहीं आएंगे। जो रीफ्यूलिंग होती है बहरी जहाजों की वो यहाँ से होती है, और इस फैसिलिटी को इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर आप आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो देखें ना, अगर आप ये नक्शा देखें आप एक मरतबा खलीज का, आपको नजर आएगा एक खलीज फारस का इलाका है। यहां से जितना तेल निकलता है वो आबनाए हुर्मुज़ से होकर गुजरता है। लेकिन अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाए तो जमीनी रास्तों को इस्तेमाल करें जो बहुत महंगे पड़ते हैं, लेकिन तेल की तरसील जारी रह सकती है, और आबनाए हुर्मुज़ को बाईपास किया जा सकता है अगर जमीनी रास्तों से रेड सी की तरफ चले जाए तो, या ओमान की किसी बंदरगाह को या कुछ एरियाज को इस्तेमाल कर लिया जाए तो ईरान ने इसी पेशे नज़र इस बंदरगाह को डैमेज किया है। वो इसलिए कि ये बाईपास करती है आबनाए हुर्मुज़ को।
और एक चीज और जो ईरान करने जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। ईरान बड़ी तेजी से जो यमन के साथ मामला हैं वो कर रहा है। अगर वहां पे मौजूद हौसी फोर्सेस वो बाब मंदब को बंद कर देती हैं तो फिर तो कहानी बहुत हद तक खत्म हो जाएगी पूरे रीजन की। याद रखें, इस पूरे खित्ते में दो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, एक आबना हुरमुज़ है और इसी तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जिसको कहते हैं बाब मंदब। ये जरा आप गौर से देखें, ये आपको समंदर में एक एरिया नजर आ रहा है, इसके एक तरफ यमन है, एक तरफ जबूती है, या एक तरफ आप सोमालिया भी कह सकते हैं, वो उस तरफ है। तो ये अफ्रीका और गल्फ ममालिक के बीच में एक पट्टी जाती है पानी की जिसे रेड सी कहते हैं। आगे जाके सऊदी अरब आ जाता है और यही वो रास्ता है जो स्वेज कनाल से मिस्र से होता हुआ गुजरता है और यूरोप के पास चला जाता है। तो यूरोप को जितनी भी तरसील होती है पेट्रोलियम की या रॉ मटेरियल की, या जितनी भी चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट होकर यूरोप जाती हैं वो इसी बाब मंदब से होकर गुजरती है। चाहे पाकिस्तान बना रहा है, चाहे इंडिया बना रहा है, चाहे अफगानिस्तान, कोई भी कहीं से भी कोई चीज जा रही है, या गल्फ ममालिक से चीजें जा रही है, या इवन जो सामान जाता है अफ्रीका से वो भी ये यहाँ से होकर गुजरता है रेड सी में से, और आगे से ये चला जाता है स्वेज कैनाल से होता हुआ यूरोप की तरफ। अब अगर बाब मंदब को बंद कर दिया जाता है और ईरान इसमें भी कामयाब हो जाता है अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर या यमन के साथ मिलकर, तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। यमन बड़े लंबे अरसे से जंग लड़ रहा है और वो बड़े तगड़े हैं, वो ये काम जानते भी हैं और वो समुद्र को कंट्रोल करना भी जानते हैं, उनकी बड़ी एक्सपर्टीज है इसमें। ये वही एरिया है यमन का जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कुछ अर्सा पहले कि सऊदी अरब ने यूएई के ऊपर अटैक किया था कि यूएई वहां पे अपना कंट्रोल करना चाह रहा था कि बाब मंदब पे यूएई का कंट्रोल बेहतर हो जाए। लेकिन अब यूएई खुद एक मुसीबत में, वहां पे बम गिर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में यूएई का कंट्रोल सूडान के ऊपर भी कमजोर हुआ है। अगर आपने मेरी एपिसोड देखी है तो मैंने आपको बताया था कि सूडान के अंदर यूएई मुदाखलत कर रहा है और लीबिया से खलीफा हफ्तार, जिसके साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुलाकात भी की थी हथियार देने के लिए, वो भी सपोर्ट कर रहा है, यूएई भी सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का मौजूदा मिलिट्री रिजीम भी इसके अंदर इन्वॉल्व है और ये सूडान के अंदर हालात खराब कर रहे हैं। वहां पे सोना बहुत ज्यादा है, मैंने आपको बताया था। अब जैसे ही सूडान के ऊपर यूएई की जो मलेशिया है उसका कंट्रोल कम हुआ, यूएई की तवज्जो हटी, तो फौरी तौर पे सूडानी फौज ने इलाके फतह करना शुरू कर दिए और वहां पे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चाहे खलीफा हफ्तर है, चाहे वो यूएई है, चाहे उनकी सपोर्ट जिस मलेशिया को उन्होंने किया वो है, उनको नुकसान हुआ और वहां पे कंट्रोल जो है वापस सूडान के पास जा रहा है। तो ये बात कहां से कहां निकल गई। तो बाब मंदब अगर यहाँ पे भी कंट्रोल होता है तो फिर ईरान की ग्रिप बहुत ज्यादा हो जाएगी और एक उन्होंने फैसिलिटी को अटैक कर दिया है। लड़ाई इसी तरह से लगता है कि अब बढ़ती चली जाएगी। नाज़रीन, अमरीकी फौजियों पे अब तक जो हमले हुए हैं उनमें एक बड़ा खौफनाक हमला कुवैत के अंदर हुआ है और अब इसके ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं। द यरूशलेम पोस्ट ने, इस्राएली अखबार ने इसके बारे में लिखा कि शईबा बंदरगाह पर जो हमला हुआ वहां पे एक फौजी अड्डा है अमेरिका का, उसको जब निशाना बनाया गया तो 30 अमेरिकी फौजी निशाना बने हैं, जिनमें से 20 की हालत अभी भी तशवीशनाक है और बुरी हालत में उन फौजियों को यहां से मुंतकिल किया गया है। अमेरिका के तैयारे अब तक कितने तबाह हो गए हैं, हम उन सारी खबरों का जायजा ले लेते हैं जिनमें अमेरिकन तैयारे गिरने या तबाह होने का जिक्र है। एक तो शुरू में कहा गया फ्रेंडली फायर के अंदर 3 तैयारे अमेरिका के तबाह हो गए, तो 3 तो वो हो गए, ये जेट थे अमेरिकन फाइटर जेट्स, बड़े महंगे। फिर एक तैयारे के बारे में खबर आती है वो इराक में गिर गया। फिर एक शुमाली ईरान के अंदर तैयारा गिरने की खबर आती है, तो ये 5 हो गए। फिर 2 तैयारों में एक हादसा बताया जा रहा है, लेकिन ईरान ये क्लेम करता है कि उन्होंने टारगेट किया है। और ये जो 2 तैयारे हैं, ये जो रीफ्यूलिंग करते हैं हवा के अंदर, ये वो तैयारे थे। अब 2 ये डैमेज हो गए, एक तबाह हो गया, उसके अंदर जो अमेरिकन फौजी है वो भी मारे गए और 5 तैयारे जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर निशाना बने एयरपोर्ट के ऊपर। मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में आपको इसकी सारी तफसीरात बताई थी। तो अब तक की इतला के मुताबिक ये लगभग 12 तैयारे बनते हैं, 10 से 12 तैयारे अमेरिका के अब तक डैमेज हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं इस लड़ाई में। अमेरिका कहता है ये हादसों में हो रहे हैं, ईरान कहता है नहीं जी ये जंग में हो रहे हैं। अब जो भी हो रहा है, हालात नॉर्मल होते तो तैयारों के साथ ये ना हो रहा होता है, सीधी सी बात है। ये जो रीफ्यूलिंग वाला तैयारा है ना, KC-135, ये बड़ा महंगा तैयारा है, सस्ता नहीं है। और इसकी जो प्राइस है, यानी ये आपका डिपेंड इसके ऊपर आप इसलिए करते हैं कि लड़ाई के बीच में जो जेट तैयारे हैं उनको रीफ्यूलिंग करते हैं ये तैयारे, तो जेट को वापस नहीं जाना पड़ता, वो हवा में रीफ्यूलिंग हो जाती है। अब ये तैयारा 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का है। ये इतने महंगे तैयारे हैं और ये जनाब गिर रहे हैं, तैयारे तबाह हो रहे हैं, इसका नुकसान अमेरिका को हो रहा है। बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी के ऊपर अभी अटैक किया ईरान ने और इस अटैक के अंदर जो रेडार्स थे वहां पे अमेरिकी एम्बेसी में लगे हुए, उन्हें तबाह कर दिया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही तो हो रही है। एक और बहुत बड़ी खबर है और ये खबर अमेरिका को हिला देने वाली खबर है। खबर ये है
कि किम जोंग उन ये अमेरिका के लिए खौफ की अलामत है। लोग इसको दहशतगर्द के तौर पे देखते हैं, लेकिन इसने कोई भी आलमी जंग शुरू नहीं की। इसने दुनिया में किसी को एटम बम नहीं मारा, इसने मुल्कों के ऊपर कब्जे नहीं किए। लेकिन शुमाली कोरिया के अंदर डिक्टेटरशिप है, लोगों के ऊपर बड़े मजालिम होते हैं, ये भी एक बिल्कुल दुरुस्त बात है। शुमाली कोरिया के अंदर इंसानों की जिंदगी अजीरन है। वहां पे किम जोंग उन, बड़ा अजीब सा नाम है, ये वहां पे हुक्मरान है और ये बड़ा जालिम आदमी समझा जाता है अमेरिकन की नज़र में। इसके पास जो हथियार हैं ये पूरी दुनिया पे अटैक कर सकता है। इसने दुनिया के बेहतरीन मिसाइल बनाए हुए हैं, इसके पास एटमी सलाहियत है, एटम बम है इसके पास। और इस आदमी के बारे में ये खदशा रहता है कि ये किसी वक्त भी लड़ाई कर सकता है। अब हुआ यह है कि शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया का एक पंगा चलता रहता है। जनूबी कोरिया को अमेरिका सपोर्ट करता है और शुमाली कोरिया जो है उसके पास खतरनाक हथियार है। जनूबी कोरिया के साथ आगे जापान भी है और जापान को भी अमेरिका सपोर्ट करता है ताकि शुमाली कोरिया से बचाया जा सके इन दोनों मुल्कों को। अभी जो लड़ाई हुई है इसराइल को महफूज बनाने के लिए, जब अमेरिका के सारे रडार तबाह हो गए मिडिल ईस्ट में, तो अमेरिका ने जनूबी कोरिया जो अमेरिका का इत्तेहादी है, जिसको अमेरिका बचाना चाहता है शुमाली कोरिया यानी किम जोंग उन से, तो वहां से अमेरिका ने रडार के सिस्टम और जो एंटी एयर डिफेंस का पूरा उनका सिस्टम है वो वहां से उठाए और वो सारे शिफ्ट किए इसराइल की तरफ, ताकि कम से कम इसराइल को बचाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे तो खित्ते में जंग नहीं लगी हुई जनूबी कोरिया में। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने यहाँ से हथियार हटाए तो जनूबी कोरिया खतरे में आ गया। शुमाली कोरिया ने 10 मिसाइल दाग दिए हैं। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी उन्होंने किसी चीज को निशाना नहीं बनाया, लेकिन 10 मिसाइल उन्होंने फेंके हैं जनूबी कोरिया के समंदर में। और ये एक वार्निंग शॉट था कि हम यहाँ मौजूद है, उन्होंने चेक किया कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम तो उठाकर ले गए इसराइल में अमेरिकन। तो अब शुमाली कोरिया ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया, उन्होंने कहा चेक करते हैं इनका सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उन्होंने 10 मिसाइल फेंके बैलिस्टिक और वो 300-400 किलोमीटर का फासला तय करके समंदर के अंदर उस वक्त गिरे जिस वक्त अमेरिका और जनूबी कोरिया की बहरिया वहां पे मशकें कर रही थी। ये है जनाब कहानी। पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो जुल्म है, जो आसिम मुनीर साहब के जेर सरपरस्ती हुआ, वो 2025 में भी जारी रहा। दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, 2025 में लगातार इजाफा हुआ। भारतीय तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए 2025 में, जबकि फील्ड मार्शल बन के उसका क्रेडिट आसिम मुनीर साहब ने ले लिया और अब वो ताहयात फील्ड मार्शल बन गए हैं। आईनी तरमीम की गई 2025 में, एक और 27वीं आईनी तरमीम जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई ज़बरदस्ती, और इसके ज़रिए से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तिस्ना भी ले लिया और ये ताहयात इस्तिस्ना है। और ना सिर्फ इस्तिस्ना लिया बल्कि उसके बाद उन्होंने एक और एक्सटेंशन लेकर अपनी मुद्दत मुलाजमत को 5 साल के लिए मजीद बढ़ा भी दिया। 2025 का एक बड़ा कारनामा ये भी है, इमरान खान को बार बार 2025 में कैद तन्हाई में रखा गया। इमरान खान साहब को मजीद सजाएं सुनाई गई, जिनमें इमरान खान साहब को सजा दी गई, अलकादर में इमरान खान साहब को सजा दी गई, तोशाखाना 2 के अंदर। और अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को 9 मई के अंदर भी सजा दी जाएगी। वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के, उस पर मेरे पास खबर है। एक खवातीन की तस्लील का सिलसिला जारी रहा 2025 में। इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ जारी रहीं 2025 में। मारंग बलोच हों, यास्मीन राशिद हों, सनम जावेद हों, फलक जावेद हों, इमरान खान की अहलिया हों, ये खवातीन लगातार जुल्म का निशाना बनती रही। इमरान खान की बहनें बार बार जुल्म का निशाना बनती रही हैं। फिर नादरीन मुरीदके में नहत्ते अवाम पे गोली चलाई गई, लाशें छुपाने के इल्ज़ामात लगे। रिजवी बरादरान अभी तक गायब हैं 2025 में। और तहरीके लब्बैक एक इंतहाई रेत की दीवार साबित हुई, वो दोबारा खड़े होने के काबिल भी नहीं हुए। ये भी 2025 में याद रखा जाएगा। नवाज शरीफ को 2 मरतबा धूप लगवाई गई 2025 में निकाल कर, लेकिन धूप लगवाने वालों को समझ आ गई कि मियाँ साहब से कोई काम नहीं हो सकता, लिहाजा वापस पेटी पैक कर दिया गया मियाँ साहब को। रिकॉर्ड जूते पॉलिश हुए और जूते पॉलिश का एक आलमी मुकाबला पाकिस्तान में हुआ। आलमी सतह पर शहबाज शरीफ को शू शाइन बॉय का खिताब मिला 2025 में। और बड़ी सियासी जमातों ने बड़ा मुकाबला किया पाकिस्तान में कि आसिम मुनीर के जूते सबसे अच्छे पॉलिश कौन करता है। ये 2025 में शानदार कारकर्दगी उसने जूते पॉलिश, PMLN और पीपल्स पार्टी में सख्त मुकाबला था। फिर नाजरीन एयरफोर्स का एक खसूसी तैयारा, ये सियासी खानदान की टैक्सी बना रहा, यानी जिसका दिल करता था तैयारा लिया निकल गए, जिसका दिल करता था एयरफोर्स का तैयारा लिए निकल गए, पता नहीं किराया भी देते या नहीं देते। 2025 में हमने ये भी देखा होते हुए और बार बार होते हुए देखा। 2025 का जो पूरा साल है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने दीगर सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के अलावा आपस में भी खुलकर लड़ाई की। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया या लोगों ने जो आपस में लड़ाई की, उसका बहुत फायदा उठाया एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने। एक दूसरे पे टका के फतवेबाजी की गई,
कि ये भी कम्प्रोमाइज़ है, वो भी कम्प्रोमाइज़ है, ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है। तो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ी तहरीक इंसाफ और उसका सोशल मीडिया, और जो मौजूदा हुकूमती जमातें उनसे भी लड़ी, लेकिन आपस में भी बड़ी टका के लड़ाइयाँ की इन्होंने। लेकिन अब 2025 के इख्तिताम में मैं देख रहा था कि एक सोच पैदा हो रही है तहरीक इंसाफ में कि इसका उन्हें नुकसान हुआ और अब वो इकट्ठे होना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सेंस प्रिवेल करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा मजबूती के साथ वो चीज़ें कर सके जो वो पहले से करना चाह रही। इमरान खान साहब की मकबूलियत को कंट्रोल करने में इदारे मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे 2025 में, हत्ता के हुकूमत जो है वो ज़रा सी भी मकबूलियत इमरान खान के मुकाबले में हासिल नहीं कर पाई। आसिम मुनीर साहब के साथ मुकाबला करवा लें, शहबाज शरीफ के साथ करवा लें, नवाज शरीफ और जरदारी के साथ करवा लें, कोई शख्स भी इमरान खान के मुकाबले में ठहर नहीं पाता। मकबूलियत इस कदर ज़्यादा उनकी। अब ये न्यू ईयर नाइट हुई है तो लाजमी बात है लोग निकलते हैं नए साल की खुशी मनाने के लिए, नए साल को वेलकम करने के लिए रात 12 बजे। तो लाहौर हो, मरी हो, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, कराची हो, मुल्तान हो, जितने बड़े शहर हैं उन तमाम शहरों में जो नौजवान निकले बहुत बड़ी तादाद में नए साल को वेलकम करने के लिए, वो कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे थे। वो सब इमरान खान के नारे लगा रहे थे। मैंने किसी जगह पे भी आसिम मुनीर के नारे नहीं सुने। हालांकि इन सबसे बड़ा लीडर जो है वो आसिम मुनीर है ना। नवाज शरीफ तो बेचारा ना 3 में ना 13 में इस वक्त, जरदारी भी ना 3 में ना 13 में इस वक्त। वो सारे आसिम मुनीर साहब के हाथ के नीचे, उनकी छतरी के नीचे काम कर रहे हैं। इनका कद कितना भी बड़ा हो जाए, आसिम मुनीर साहब के हाथ के नीचे रहकर इन्हें काम करना है। और ये आसिम मुनीर साहब को अपना लीडर तस्लीम कर चुके हैं, उनकी तारीफें करके, उनकी मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में। तो कोई भी जगह पे मैंने नहीं देखा कि आसिम मुनीर के नारे लग रहे हो, लेकिन हर तरफ मैंने देखा कि न्यू ईयर नाइट पे इमरान खान के नारे लगे हैं, कैदी नंबर 804 के नारे लगे हैं। 2025 में ही इमरान खान ने गंडापुर की जगह सुहेल अफरीदी को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया, और इसी सुहेल अफरीदी को इस वक्त अपने पहले बड़े इम्तिहान का सामना है। यानी इमरान खान ने जो पहली बड़ी ड्यूटी लगाई है वो अब सुहेल अफरीदी उसका सामना कर रहे हैं, और वो है स्ट्रीट मूवमेंट। किस तरीके से सुहेल अफरीदी एक बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं। मेरे लिए तो बहुत अजीब साल था। यानी मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया, अपने वतन से बहुत दूर आ गया, और पूरा साल वापस जा पाऊँ इसका कोई सिलसिला ही नहीं बना। तो पाकिस्तान में लाकानूनियत का सिलसिला थमेगा इंशाल्लाह। 2025 में नहीं जा पाया, 2026 में घर वापस चला जाऊंगा इंशाल्लाह। ये वो चीज़ें हैं जो आसिम मुनीर साहब से रिलेटेड है। फौज ने अमली तौर पे भरपूर सियासत की 2025 में। DGSPR आए, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सियासी बयानात दिए, बार बार उन्होंने ये किया 2025 में। ख्वाजा आसिफ और PMLN के बाकी लोग इस अमल की तारीफ भी करते रहे। वो ये कहते रहे बड़ी अच्छी बात है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे फौज इंतजामी मामलात में, हुकूमती मामलात में और सियासी मामलात में मुदाखलत करे। ये होता रहा 2025 में। फिर 2025 में कई सहाफ़ियों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे सहाफ़ियों के मुकदमात उनके ऊपर दर्ज हुए, 5 सहाफ़ी कत्ल हुए, बहुत सारे गिरफ्तार हुए 2025 में। प्रोग्राम्स बंद हो गए सहाफ़ियों के। अभी 2025 के आखिरी दिन तक सोहराब बरकत साहब जो है वो जेल में बंद, और आखिरी दिन हमें एक और ख़बर आती है कि नादिर बलूच साहब जो एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन पर ब्लास्फेमी बिजनेस नामी एक स्कैंडल पर काम करने की वजह से एक इंक्वायरी खोल दी गई है। शाकिर अवान साहब भी एक इसी तरह के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। तो सहाफ़ियों के लिए कोई आसान नहीं रहा। फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब ने खुशामद कर करके ट्रंप से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए 2025 में, जिसके बाद पाकिस्तानियों की ये उम्मीद भी कमज़ोर पड़ गई कि अमेरिका पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर किसी किस्म की कोई आवाज़ उठाएगा। 2025 की एक डेवलपमेंट ये भी है, PIA को बेच दिया गया और इसका बेनिफिशरी निकला फौज का एक कारोबारी इदारा, यानी वो इसको कंट्रोल करेगा PIA को। एक इदारा फौज के एक ज़ेली इदारे ने ख़रीद लिया।